हेलो फ्रेंड्स, उत्तम सिंह अकेडमी आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मंदांगी और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब मानव श्वसन तंत्र। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको ये डायग्राम अच्छे से देखना पड़ेगा। इससे आप अगर इस डायग्राम को ठीक से दिमाग में बिठा लेते हैं तो आपको श्वसन तंत्र बहुत आसान पड़ेगा। आप इसमें देखिए, ये हमारी नासिका होती है, नोज होती है। नोज और माउथ हमारे पैलेट से अलग रहते हैं, तलुए से अलग रहता है। तो जैसे ही पीछे की ओर अपन आते हैं तो पीछे जो फेरिंग्स नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, इस फेरिंग्स में माउथ और नाक दोनों ही पीछे की ओर खुल जाती हैं। इसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, गला बोलते हैं। और जैसे अपन नीचे की ओर आते हैं तो नीचे दो रास्ते हो जाते हैं। फ्रंट में जो होता है इसको अपन बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स के जस्ट नीचे से स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया का। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप या श्वास नली। और श्वास नली जाकर के हमारी सुप्रा एक्सटर्नल नॉच के पास जाकर दो भागों में बट जाती है। इन दोनों संरचनाओं को कहते हैं ब्रोंकस। तो हम सबसे पहले एक एक से स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमारे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद पीछे आते हैं तो फेरिंग्स। फेरिंग्स से नीचे की ओर आते हैं तो लैरिंग्स। लैरिंग्स से नीचे आते हैं तो ट्रैकिया। और ट्रैकिया दो भागों में बढ़ जाता है तो ब्रोंकस। ये हमारी ट्यूब वाली संरचना होगी। और ये पीछे की ओर आपको एक संरचना दिख रही होगी, ये क्या है? ये होता है ईसोफेगस। जो जाकर के देखिए, हमें ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है तो ईसोफेगस का हमारा कोई काम नहीं। अगर हम डाइजेशन पढ़ रहे हो तो ईसोफेगस को हम देखते इधर ऐसा कंटिन्यू आता है यहाँ तक, और यहाँ के बाद यहाँ उसका स्टमक रहता है, उसमें वो खुल जाता है। लेकिन हमें यहाँ ईसोफेगस नहीं देखना, केवल हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है। तो हम केवल श्वास का जो रास्ता है केवल वो देखेंगे। तो अब ये देखिए आप, ये दोनों लंग्स हैं। लंग्स में ये वाला ब्रोंकस खुल गया, ये वाला इसमें खुल गया। ये वाला हमारा लेफ्ट लंग है, ये वाला हमारा राइट लंग है। अब जो राइट लंग होता है ये बड़ा होता है, लेफ्ट लंग जो होता है वो छोटा होता है। राइट लंग के 3 भाग होते हैं, लेफ्ट लंग के 2 भाग होते हैं। लेफ्ट लंग में एक ये आप नोच देख रहे होंगे, ये जगह देख रहे होंगे खाली। ये जगह किस लिए होती है? क्योंकि यहाँ पर हार्ट रहता है और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका रहता है, इसीलिए ये छोटा रह जाता है लेफ्ट लंग। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा किस में होने के चांसेस होते हैं, कौन से लंग्स में, तो लेफ्ट लंग में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। अब हम ब्रीथिंग देखेंगे, ब्रीथिंग कैसे होती है। तो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म हमारा होता है वो ऐसा है, जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने कभी पिचकारी या सिरिंज देखी होगी जो वैक्यूम के आधार पर कार्य करती है। इसी प्रकार से हमारी चेस्ट कैविटी होती है। जो हमारी कैविटी है, आप सब लोग जानते होंगे, 24 रिप्स होती हैं, 12 जोड़ी रिप्स होती हैं जो हमारा पूरा एक जाल बनाती हैं, अस्थि जाल बनता है हमारे सीने पे। इस जाल के अंदर और इस जाल के ऊपर हमारी मांसपेशियां होती हैं, और इस जाल के बीच में भी मांसपेशियां होती हैं जिनको अपन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरमीडिएट इंटरकोस्टल और इनर इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। उन मांसपेशियों की वजह से एक एयर टाइट कैविटी बनती है जो नीचे से डायफ्राम की वजह से बंद होती है। अब श्वास लेते समय होता क्या है कि ये जो पहला डायग्राम है आप इसको देखिए, इसमें क्या है, ये जो हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम हमारी कैविटी को नीचे से बंद करता है। तो ये डोम के आकार की संरचना होती है। तो जैसे हम सांस लेनी है, अंदर लेनी है, वैसे हमारा ये डायफ्राम क्या है, नीचे की ओर आता है, मतलब ये फ्लैट होने लगता है। जब ये फ्लैट होगा तो हमारी जो कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब इसका आयतन बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसमें प्रेशर की कमी हो जाएगी। और प्रेशर की कमी होगी तो नासिका से हमारी एयर हमारे लंग्स में एंटर होने लगेगी। अब हमें मान लो हवा को बाहर निकालना है, तो जो हमारा डायफ्राम है ये हमारा दोबारा से ऊपर की ओर चला जाता है, डोम शेप हो जाता है। डोम शेप होने की वजह से क्या होगा कि इसका आयतन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर से हवा को बाहर धकेल दिया जाता है। इसलिए सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। इस मैकेनिज्म को हवा अंदर और बाहर करने को बोलते हैं ब्रीथिंग। अगला हम देखते हैं, जैसे ब्रीथिंग तो हमने कर ली, लेकिन हमारे अंदर मेन उद्देश्य क्या है ब्रीथिंग करने का? तो वो उद्देश्य ये है कि हम बाहर की ऑक्सीजन अपने ब्लड में ले आएँ और अपने ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बनी है कोशिकाओं द्वारा, हम उसको बाहर निकाल दें। अब ये चीज़ डिपेंड करती है हमारी पार्शियल प्रेशर पर। हर गैस का एक पार्शियल प्रेशर होता है, मतलब ये है पार्शियल प्रेशर का, जो हमारे वातावरण में पाई जाती है तो उसको अपन एयर बोलते हैं। एयर का प्रेशर अपना अलग रहता है, लेकिन एयर कॉम्बिनेशन है बहुत सारी गैसेस का, तो उन गैसेस का अलग अलग प्रेशर होता है। उसी प्रेशर को अपन पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब इसमें हम समझेंगे, ऐसे मान लीजिए कि ये हमारे एल्वियोलाई है, मतलब ये हमारे लंग्स के अंदर की संरचना है छोटी वाली। ये हमारा ब्लड का पूरा सर्किट है। आप इस सर्किट को थोड़ा ऐसा देख लीजिए, जैसे बॉडी टिश्यू है तो इसको अपन एक ऑर्गन मान लें, इसको अपन ने लंग्स मान लिया, बीच में हार्ट रख दिया। 3 चीज़ें ले ली, ऊपर लंग्स, बीच में हार्ट, नीचे हमने कोई ऑर्गन ले लिया। तो क्या होता है, जो ऑर्गन से जितना भी जो ब्लड आता है सबसे पहले हमारे हार्ट के राइट एट्रिया में आता है। आप सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ोगे आगे। ये राइट एट्रिया से ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में आता है।
पल्मोनरी ट्रंक की सहायता से यह जाता है हमारे लंग्स में। लंग्स में जैसे हमने ली, हवा लेने के बाद हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हुआ, वैसे हमारा जो ब्लड है वो प्योर हुआ और हमारा इस पल्मोनरी वेन के माध्यम से हमारा लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ जाता है। लेफ्ट एट्रिया से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है। ये हमारा रास्ता होता है। अब ये रास्ता आप बाद में भी याद कर सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन ये मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप इसका प्रेशर समझ सकें। प्रेशर का क्या है, देखिए आपने जैसे हवा ली तो हवा हमारे लंग्स में भर गई, लंग्स में हवा भरी तो जो हवा आई है उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर हमारा है 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा प्रेशर है वो 40 mmHg। mmHg में हम लेते हैं, ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की। अब उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ब्लड यहाँ से आ रहा है, अब इसको देखिए, जो हमारी कोशिकाएं हैं इन्होंने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो गई, ऑक्सीजन को यूज़ किया तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो यहाँ से ब्लड गुजरेगा उसमें पार्शियल प्रेशर कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी, तो 40 होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनी है तो इसका प्रेशर 45 होता है, ज़्यादा होता है। अब ये ब्लड हमारा यहाँ हार्ट पे गया, हार्ट के बाद हमारा लंग्स में गया। अब लंग्स में जैसे ये गया और लंग्स में जो बाहर से जो हवा आई, अब उन दोनों में आप कंपेयर करिएगा। इसमें देखिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमारी जो बाहर से हवा आई उसमें है 104, इसमें है 104। टिश्यू से हमारा ब्लड वापस जा रहा है उसमें है 40। अब यहाँ 104 यहाँ 40, कहाँ प्रेशर जाता है, प्रेशर बाहर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ कम है, तो हवा हमेशा अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है। तो 104 वाली ऑक्सीजन अब अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी और ब्लड में घुलना शुरू हो जाएगी, तो इसमें ब्लड में घुलना शुरू हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करते हैं, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 45 थी, बाहर हमारी 40 थी। अब कहाँ जाता है, अंदर जाता है, तो हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। तो आप देखिए 45 वाले के साइड से बाहर की तरफ प्रेशर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलेगी और O2 हमारी ब्लड में आएगी। अब ये ब्लड में आई तो कितनी हो जाती है, जैसे ये टिश्यू तक पहुँचती है तो ऑक्सीजन हमारी 95 हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 40 बचती है। अब ये फिर से हमारा टिश्यू यूज़ कर लेगा ऑक्सीजन को, फिर से ये कहानी बन जाएगी। हमारे PO2 अब दोबारा से हो जाएगा 40 और CO2 हो जाएगा 45। ये फिर से यहाँ जाएगा, ये फिर से हो जाएगा 95 और 40, ये फिर से यूज़ होगा, ये फिर से 40 और 45। इस तरह पूरी एक साइकिल चलती रहती है। यदि हम एल्वियोलाई के अंदर देखें, लंग्स के अंदर ये फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, कार्य इकाई होती हैं लंग्स की, एल्वियोलाई कहलाती हैं। गुब्बारे के आकार की छोटी छोटी संरचना होती हैं हमारे फेफड़ों में। अब उनमें देखिए क्या होता है, देखिए ये जो इसकी मार्जिन है ये हमारी एल्वियोलाई की मार्जिन है, ये आपको दिख रही होगी अंदर की तरफ। इनको बोलते हैं स्क्वेमस सेल्स। सेल्स का शेप स्क्वेमस आकार का होता है इसलिए स्क्वेमस सेल्स बोलते हैं। ये हमारी आई केशिका, कैपिलरी आई, जिसके अंदर ब्लड बह रहा है। अब यहाँ से ब्लड आया, मतलब ये ऑर्गन से यूज हुआ ब्लड आया होगा यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। अब ये जैसे ही आया तो ब्लड में हमारे RBC होती है, तो मेनली इस डायग्राम में RBC दिखाई गई है। तो जैसे ही आया तो ब्लड को हम नीला मानते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कम हो। धीरे धीरे इसमें ऑक्सीजन मिलती चली जाएगी हमारी RBC में, इसलिए RBC का कलर रेड होता चला जा रहा है। तो ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है एल्वियोलाई का कि अंदर किस तरीके की संरचना होती है और कैसे हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। जितने भी हमारे एल्वियोलाई होते हैं सभी एल्वियोलाई के आसपास पतली पतली केशिकाओं का जाल होता है जो इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए आपने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो देख लिया। अब देखिए क्या होता है कि जो लंग्स से ऑर्गन के पास जो ऑक्सीजन जानी है वो भी हीमोग्लोबिन की सहायता से जाती है। 97% हीमोग्लोबिन की सहायता से जाती है, 3% प्लाज्मा में घुल करके जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है जो ऑर्गन से लेकर के लंग्स तक होना है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे 23% हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, 7% जाता है प्लाज्मा में घुल करके, और जो 70% बचा हुआ है वो जाता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। अब आपको वही चीज़ देखनी है कि बाइकार्बोनेट्स बनते कैसे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारी RBC है तो RBC के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, क्योंकि RBC हमारे टिश्यू के पास आ गई, हमारे ऑर्गन के पास आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जाएगी तो हमारे जो RBC का प्लाज्मा उसके अंदर H2 हो रहेगा, और एक एंजाइम होता है, इसका नाम याद रख लीजिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम H2 और CO2 को मिला करके कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर देता है। चूँकि कार्बोनिक एसिड हमारा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है पानी की उपस्थिति में, इसलिए डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। और टूटता किस में है, ये बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण करता है और H+ आयन का निर्माण करता है। अब H+ आयन क्या करता है कि H+ आयन तो इसी के अंदर रहेगा, लेकिन जो बाइकार्बोनेट आयन है ये RBC के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब जब ये बाहर निकलेगा तो आप सोचिए कि जब ये बाहर निकलेगा तो आप सोचिए
SCO3 जो नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज बाहर ज़्यादा निकला तो अंदर जो आरबीसी है वो पूरी की पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। तो बाइकार्बोनेट जैसे प्लाज्मा में निकलेगा, आरबीसी से निकल करके प्लाज्मा में जाएगा, वैसे प्लाज्मा से क्लोराइड अंदर आएगी। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये चीज़ एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछते हैं कि जो टिश्यू लेवल पे जो हमारा ब्लड है, वहाँ पर क्लोराइड हमारी आरबीसी के अंदर आती है, आरबीसी से बाहर निकलती है। तो टिश्यू लेवल जो है उसमें हमेशा क्लोराइड अंदर आएगा, और लंग्स लेवल पे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ेगा, उस समय हमारी क्लोराइड भी बाहर निकलेगी। जैसे ही क्लोराइड वहाँ पर बाहर निकलेगी, जो बाइकार्बोनेट आयन है वो अंदर आएगा। अंदर आएगा, दोबारा से वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड दोबारा से टूटेगा और CO2 बनाएगा, CO2 फिर निकल जाएगी और लंग्स से हमारे बाहर हो जाएगी। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि आरबीसी में जब अंदर की तरफ क्लोराइड जाता है तब उसको अपन क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और ये किस जगह होता है? ये टिश्यू के लेवल पे होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है हमारा कहाँ? लंग्स में। अब हमने जैसे ये प्रक्रिया देख ली, अब उसके बाद हमें इस डायग्राम के माध्यम से कुछ चीज़ें समझनी होंगी, कुछ शब्द होते हैं हमें वो समझने होंगे। अब उन शब्दों का मतलब मैं आपको एक एक से इस डायग्राम से बताता हूँ। देखिए, आप इन दो लाइन को ले लीजिए। जैसे आप सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो आप इन दो लाइन के बीच में सांस ले रहे हैं। सांस आपने ली, ऊपर पहुंच गए, सांस आपने छोड़ी, आप नीचे पहुंचे। आपने ली, छोड़ दी, ली, छोड़ दी, इस तरह। तो जो नॉर्मल जो सांस अपन लेते हैं तो उसका ये ग्राफ रहता है, इसको पेरीमेट्रिक ग्राफ कहा जाता है। अब क्या होता है कि हम जरूरी तो नहीं हम नॉर्मल सांस लें, हम ताकत लगा के सांस ले भी सकते हो, ताकत लगा के हम छोड़ भी सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, इस रेंज के बीच में सांस लेते हैं, उसको अपन कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम याद रखना, कभी मत भूलिएगा। आधा लीटर होता है, मतलब 500 ml होता है। नॉर्मल व्यक्ति का 70 kg का कोई व्यक्ति है, उसका टाइडल वॉल्यूम 500 ml रहता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे हम सांस लेते हैं नॉर्मली, तो हम इस लाइन तक पहुंचते हैं। हम नॉर्मल सांस लेने के बाद कितनी और ले सकते हैं, तो हम सीधा यहाँ पहुंच सकते हैं। अब इसमें और इसमें अंतर कितना रहता है? इसमें और इसमें अंतर रहता है 3 लीटर का, मतलब 3000 ml का। मतलब हम नॉर्मल सांस लेने के बाद भी और कितनी सांस ले सकते हैं? 3000 ml और ले सकते हैं, मतलब 3 लीटर और ले सकते हैं। तो ये हमारा रिजर्व हुआ ना, मतलब हमारी रिजर्व ताकत थी जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब होता है बाहर छोड़ना। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि ये रिजर्व वॉल्यूम था हमारा, मतलब इतनी ताकत लगा कर हम सांस और ले सकते थे। अब अगर हम ले सकते हैं तो ताकत लगा के हम छोड़ भी सकते हैं। तो जब हमने नॉर्मल छोड़ी तो हम कहाँ पहुँचे? इस लाइन तक। हमने और ताकत लगा करके बाहर सांस छोड़ी तो हम इस लाइन तक आ गए। तो ये हमारी सांस छोड़ने की अधिकतर के ये हमारी सांस छोड़ने की एक्स्ट्रा कैपेसिटी थी ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम दिया हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? ये हमारा होता है 1000 ml, मतलब 1 लीटर। 1 लीटर सांस आप नॉर्मल छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। देखिए, अब ये इंस्पायरेटरी हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अब क्या होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? वो कैसी होती? जैसे आपने नॉर्मल सांस छोड़ी तो आप यहाँ तक पहुँचे। जैसे अपन इसी ग्राफ से देखते हैं, आपने नॉर्मल सांस छोड़ दी तो अपन यहाँ पहुँचे, बेस लाइन। आपने एकदम से तेज सांस ली, तेज सांस ली तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? एक तो वो आ जाएगा जितना आप लेते थे, और साथ में जितना आपका रिजर्व है। तो रिजर्व प्लस जो नॉर्मल है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपकी कहलाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब ये टोटल आपकी क्षमता है, कुल क्षमता को कहते हैं कैपेसिटी। तो इसलिए ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे? आपने नॉर्मल सांस ली, उसके बाद एकदम से छोड़ी, एकदम छोड़ी तो आप ये प्लस ये जो आप ताकत लगा के छोड़ सकते थे प्लस जो आप नॉर्मल छोड़ते हैं, ये पूरी आपकी क्षमता हो गई छोड़ने की। इसलिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यहाँ से यहाँ तक, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यहाँ से यहाँ तक। टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मल लेते हो या नॉर्मल छोड़ते हो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितनी आप ताकत लगाकर ले सकते हैं नॉर्मल लेने के बाद। इस बात को ध्यान रखना, नॉर्मल लेने के बाद। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल छोड़ने के बाद आप कितनी और छोड़ सकते हैं, वो रिजर्व वॉल्यूम होगी। अब वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? मान लीजिए आपने तेज सांस ली पूरी ताकत से तो यहाँ आप पहुँच गए, और आपने पूरी ताकत से छोड़ी तो आप यहाँ पहुँच गए। इसमें आपने 3 चीज़ें कवर कर ली, ये किए, ये और ये। इसको अपन कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ गया हमारा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। इसी प्रकार से होती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखिए, टाइडल वाइटल कैपेसिटी और हमारा टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या अंतर है?
क्या होता है कि जितनी भी हम ताकत लगा लें, लेकिन कुछ वॉल्यूम हमारी हवा का हमारे फेफड़ों के अंदर रह जाता है, उसको हम कभी भी फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते। उसको अपन कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा 1200 ml होता है। आपको याद रखना है, रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा 1200 ml होता है। इतनी हवा हमारे फेफड़ों में हमेशा रहती है। तो इतनी हवा का तो हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन क्या इस हवा का कर सकते हैं? नहीं। लेकिन ये हवा है तो हमारे ही अंदर, तो काउंट तो वो इसी में होगी कि हमारे लंग्स में कितनी धारण की क्षमता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं जितनी हवा हमारे अंदर टोटल होती है, ये लगभग हमारी 5.5 लीटर होती है। टोटल लंग कैपेसिटी 5.5 लीटर। वाइटल कैपेसिटी हमारी हो जाती है ये 4500 ml, मतलब 4.5 लीटर। टाइडल वॉल्यूम हमारा हो जाता है 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है हमारा 1000 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है हमारा 3 लीटर, मतलब 3000 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा हो जाता है 1200 ml। अब आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो इसका क्या मतलब है, आप आसान भाषा में ऐसा समझिए कि जैसे जैसे हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता चला जाता है, वैसे ही जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन धारण की क्षमता है वो भी बढ़ती चली जाती है। आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में घुलता चला जाएगा। तो हम जो हमारा रेड कलर की जो लाइन से हमारा ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है। तो इसमें P50 वैल्यू आपसे लोगों से पूछी जाती है। P50 का क्या मतलब है? P50 का क्या होता है? P50 का मतलब ये है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें 50% ऑक्सीजन घुल चुकी, मतलब 100% यहाँ तक घुलनी चाहिए, लेकिन उसमें 50% घुल चुकी हो। वो कितने प्रेशर पर घुलती है वो ऑक्सीजन? हमारे 27 mmHg प्रेशर पर वो ऑक्सीजन 50% हमारे हीमोग्लोबिन में घुल जाती है। अब हीमोग्लोबिन की धारण क्षमता को कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे कि अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए, H+ आयन बढ़ जाए, या टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर हमारा फीटल हीमोग्लोबिन हो, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे ऑक्सीजन के धारण को बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है ये किस साइड चला गया? लेफ्ट साइड चला गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन धारण क्षमता को कम करती हैं। तो वो कैसे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक हो जाए, H+ आयन अधिक हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, इस तरह की चीज़ों में हमारा हमेशा जो ग्राफ है ये हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, मतलब जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन धारण क्षमता है वो कम हो जाती है।